हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली न्यूज़ दी गई है कि चंद्र विजय के बाद अब भारत का सूर्य नमस्कार यानी 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करके L1 पहुँचा है आदित्य। हॉलो ऑर्बिट में किया गया स्थापित सूर्य के अनसुलझे रहस्यों का इसमें पता लगाया जाएगा। देखिए पिछले साल जिस तरीके से सफलता हासिल की इसरो ने, चाहे वो चंद्रयान 3 का मिशन हो या फिर अभी एक्सपोसैट मिशन हो, भारत ने नए साल के पहले सप्ताह में ही सूर्य मिशन के तहत आदित्य को L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट के पास की अंडाकार कक्षा यानी हॉलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इस उपलब्धि के साथ ही इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने स्वर्णिम इतिहास का एक और अध्याय जोड़ दिया है। अगर हम बात करें सूर्य की कुंडली जो खंगालने के लिए 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करके आदित्य शनिवार को शाम 4 बजे अपने गंतव्य L1 पर पहुंचा, जहां से इसे अंडाकार हॉलो ऑर्बिट में स्थापित कर भी दिया गया है। L1 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रोस के नाम पर ही किया गया है। सोलर अर्थ सिस्टम में 5 लैग्रोस पॉइंट्स हैं। आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं। 4 पेलोड सीधे सूर्य की ओर होंगे। शेष 3 पेलोड L1 पर ही क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। मिशन के तहत सौर वायुमंडल का अध्ययन करेगा। इसके तहत जो अन्य तारों के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी, जितने भी तारे हैं आकाश में उनके बारे में भी जानकारी मिल सकेगी। इसरो ने कहा है कि L1 बिंदु के आसपास कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया या ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे सौर गतिविधियों व अंतरिक्ष मौसम को देखा जा सकेगा। पिछले साल 2 सितंबर को PSLV C-57 ने श्रीहरिकोटा से आदित्य के साथ उड़ान भरी थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जो महादेव ऐप है उसमें जो आरोप पत्र है उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का भी नाम प्रमुखता से लिया गया है, यानी कि उनका नाम भी उजागर हो रहा है। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनका नाम सामने आया था, लेकिन अब ईडी ने जो रायपुर की विशेष अदालत में जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें इनका भी जिक्र है, नाम का जिक्र है। अगर बात करें बयान दर्ज करने के लिए इनको बुलाया जा सकता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक आरोप पत्र में शुभम सोनी, अनिल कुमार अग्रवाल यानी उर्फ अतुल अग्रवाल, उसके बाद हैं रोहित गुलाटी, भीम सिंह यादव, असीम दास सहित कन्या आरोपितों के नाम भी शामिल हैं। जेल में बंद कैश कुरियर असीम दास के पूर्व में दिए गए बयान के आधार पर इन्हें आरोपित बनाया गया है। आरोप पत्र में जो जिक्र है उसको देख लेते हैं, जैसे कि 508 करोड़ बघेल को देने की बात इसमें सामने आई है। 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। भूपेश ने मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया है। असीम को शुभम सोनी ने 25 अक्टूबर 2023 को दुबई में बुलाया था। उसे बघेल तक पहुंचाने के लिए नकदी उपलब्ध कराई गई। दास के फोन से वॉइस मैसेज बरामद किया गया है, जिसमें सोनी उसे बघेल को 8 से 10 करोड़ पहुंचाने का निर्देश दे रहा है, यानी कि पक्का सबूत है। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने असीम के पास से 5.39 करोड़ रुपए जब्त किए। दास ने माना कि उसे सोनी ने भूपेश बघेल तक पहुंचाने के लिए कहा था। इसके बाद है कि सोनी के ईमेल, पत्राचार और चंद्रभूषण वर्षा सहित अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि भीम सिंह यादव ने लाइजिंग मनी के भुगतान में महादेव ऐप के माध्यम के रूप में भी कार्य किया है। तो इस तरीके से ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है और इसमें जेल में जो बंद लोग हैं उनसे भी अभी लगातार पूछताछ की जा रही है। महादेव ऐप जो ऐप है वो एक सट्टा ऐप था, ऑनलाइन सट्टा बाजार की तरह यूज़ किया जाता था। उसमें जो इसके मालिक लोग थे लगभग एक दिन में 40 करोड़ तक की कमाई कर रहे थे।
वो भी अवैध तरीके से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि एक साथ चुनाव पर कोविंद समिति ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी कि क्या एक देश एक चुनाव संभव है, उस पर रामनाथ कोविंद ने लोगों से सुझाव मांगे हैं और उन्होंने उच्च स्तरीय जो समिति है उसने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके 15 जनवरी तक प्राप्त सुझावों पर विचार करने की बात कही है। तो अगर आपके भी कोई सुझाव हैं तो आप onoe.gov.in पर अपने सुझाव दे सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए sc-hlc@gov.in पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। सितंबर में इस समिति का गठन किया गया था क्योंकि जब गवर्नमेंट 2019 में आई तो वो लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि चुनाव के खर्च, लोगों के समय और जो कानून व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से समाहित किया जाए, एक ही चुनाव में समाहित किया जाए जिसमें कि लोकसभा, विधानसभा और वार्ड वाले चुनाव, मतलब पंचायत वाले चुनाव, सभी चुनाव एक ही बार करा लिए जाएं जिससे लोगों का समय भी बचे और सरकार का पैसा भी बचे। समिति का गठन पिछले साल सितंबर में किया गया था, तब से इसमें अभी तक 2 अहम बैठक हो चुकी हैं। इसने हाल में राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर देश में एक साथ चुनाव जो कराने का जो विचार है उस पर भी सुझाव मांगे थे। इसमें 6 राष्ट्रीय दल, 33 प्रादेशिक दल और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को भी पत्र भेजा गया था। उनके अभी सुझाव विचार विमर्श के लिए आना बाकी है। बाकी समिति लोगों के सुझाव आने के बाद इस पर विचार करेगी। अगर विचारार्थ विषय के अनुसार समिति का उद्देश्य भारत के संविधान और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, राज्यसभा, नगर निकाय और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की खातिर सिफारिश करता है। इस उद्देश्य के लिए समिति संविधान, जनप्रतिनिधि कानून 1950, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 और नियमों तथा अन्य कानूनों में विशेष संशोधनों की सिफारिश करेगी जो एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारत के 6 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। जहाज़ों की डाकुओं और हमलावरों से सुरक्षा होगी। लाइबेरियाई जहाज के अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुटी है नौसेना। देखिए, समुद्री डाकुओं और ड्रोन रॉकेट हमलों को विफल करने के लिए भारत ने अरब सागर और अदन की खाड़ी में 6 युद्धपोतों की तैनाती की है। जरूरत पड़ने पर इन युद्धपोतों की संख्या और बढ़ाई भी जा सकती है। अरब सागर में गुरुवार को लाइबेरिया का झंडा लगे जहाज में अपहरणकर्ताओं की तलाश में भी नौसेना जुटी हुई है। यह जानकारी नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना एंटी ड्रोन उपकरणों और जीपीएस जैमर की सुविधा से लैस है। वह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और लेजर उपकरणों से भी युक्त है। आपको पता होगा कि अरब सागर में लगातार जो हमले हैं, दूसरी जो मालवाहक जहाज होते हैं दूसरे देशों के, उस पर भी हमला किया जा रहा था और भारत के भी मालवाहक जहाज पर हमला किया गया था। हालांकि इसमें अमेरिका द्वारा ये बोला गया कि ये ईरान द्वारा कराया जा रहा है। ईरान ने भी इसका खंडन किया और भारत की जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने भी जांच में पाया कि इसमें ईरान का कोई हाथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संकल्प से सिद्धि की दिखने लगी गुलाबी तस्वीर। देखिए, शहरी विकास मंत्रालय का दावा है कि देश की लगभग सभी मेट्रो लाभ में चल रही हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा प्रयास जारी हैं। 1 करोड़ से अधिक देशवासी प्रतिदिन मेट्रो में सफर कर रहे हैं। 20 वर्षों में गुजरात में 4.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आया है, यानी कि एफडीआई आया है। तो ये आंकड़े शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और ये तब प्रस्तुत किए गए हैं जब ब्रिटेन की एक अखबार एजेंसी ने, मैगजीन एजेंसी ने ये दावा किया है कि जो मेट्रो जितनी भी परियोजनाएं हैं, मेट्रो परियोजनाएं दिल्ली को छोड़कर भारत की, वो सभी घाटे में चल रही हैं और उससे लोगों का सफ़र जो है उतना आसान अभी नहीं हुआ है। उसके बाद ये रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे भारत
को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रभाव और उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार, डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी में भारत के विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के प्रयास की गुलाबी तस्वीर कई क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, जहां देश में 1 करोड़ से अधिक लोग प्रतिदिन मेट्रो में सफर कर रहे हैं। वहीं पिछले 20 वर्षों में अकेले गुजरात में 4.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकसित भारत के लिए सरकार ने 2030 तक 2 गुना नामांकन का लक्ष्य तय किया है। देश में मेट्रो जो यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मेट्रो में दैनिक यात्रियों की संख्या 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पार कर चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि यह आंकड़ा 1 या 2 साल में 12.5 मिलियन यानी कि 1.25 करोड़ तक से भी अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये जो मैंने रिपोर्ट की बात करी वो ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट दी थी कि जो मेट्रो है वो खाली चलती हैं, उसमें कोई भी यात्रा नहीं करता। उसके बाद ये सारा प्रकरण सामने आया है, ये रिपोर्ट सामने आई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय 55,239 रुपये बढ़ी है। और प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष, ये दिल्ली गवर्नमेंट की न्यूज़ है, दिल्ली वासियों के लिए न्यूज़ है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो पिछले वर्ष 3,89,529 रुपये थी, जो इस वर्ष 4,44,768 रुपये हो गई है। उसके बाद दिल्ली सरकार के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय ने जारी की है स्टैटिस्टिकल हैंडबुक 2023। साल भर के पूरे बिलिंग साइकिल में 3.41 करोड़ बिजली बिल जीरो आए हैं। और 2023 में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 2.79 लाख बढ़ी है। और यह प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 158.1% अधिक है, यानी कि ये आंकड़े खुशनुमा आंकड़े हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में दिल्ली में जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। दिल्ली सरकार के अनुसार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के चलते 2023 में डीटीसी और क्लस्टर सेवा की बसों को मिलाकर प्रतिदिन औसतन 41 लाख यात्रियों ने बसों में सफर किया है। दिल्ली की सड़कों पर 7,200 से अधिक डीटीसी और डिम्स की क्लस्टर सेवाओं की बसें चल रही हैं, जो पूरी तरह सीएनजी या इलेक्ट्रिक हैं। सरकार के अनुसार दिल्ली में ईवी क्रांति का नेतृत्व यानी दिल्ली जो है वो ईवी क्रांति का, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। सरकार का दावा है कि साल 2023 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाकर 1,300 हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग के लिए किराए पर लिया जा सकेगा नमो भारत ट्रेन। नमो भारत ट्रेन क्या है? जो एक कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर क्या, एक रैपिड रेल ट्रेन का नेटवर्क बन रहा है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर। उसमें फिल्म की शूटिंग और अन्य कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने स्टेशन परिसर और नमो भारत ट्रेन किराए पर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस स्टेशन फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और टीवी विज्ञापन की शूटिंग के लिए किराए के लिए उपलब्ध होगा। रात के समय नमो भारत ट्रेन की बुकिंग पर भी विचार किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने स्टेशन परिसर व ट्रेन किराए पर देने को बनाई है नीति। और इसमें जो ट्रेन अगर आप बुक करेंगे नमो भारत ट्रेन तो उसके लिए 2 लाख रुपए प्रति घंटा देना होगा। आरआरटीएस स्टेशन को बुक करेंगे तो 2 लाख रुपए प्रति घंटा देना होगा। अगर आप ट्रेन और स्टेशन दोनों बुक करेंगे तो 3 लाख रुपए प्रति घंटा देना होगा। और डिपो साइट, अगर पूरी डिपो साइट बुक करेंगे तो 2.5 लाख रुपए प्रति घंटा इसमें आपको देना होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 11 जिलों के डीएम 7-8 को करेंगे गांवों में रात्रि प्रवास। इससे पहले भी दिल्ली ग्रामोदय अभियान में बताया गया था कि उपराज्यपाल और डीएम गांव की तरक्की किस तरीके से की जाए, वहां व्यवस्था कैसी है, उसको और कितना सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इसको लेकर डीएम और उपराज्यपाल रात्रि निवास करेंगे प्रत्येक गांव में और उस गांव की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और फिर उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे, यानी कि उसमें सुधार किया जाएगा। उस गांव में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, सड़क निर्माण है, पेयजल व्यवस्था है, इन सब में सुधार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
मोदी की गारंटी मतलब सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाएं, ये स्टेटमेंट दिया है एस जयशंकर ने। केरल में विकसित भारत संकल्प यात्रा को विदेश मंत्री ने संबोधित किया है। बोले मोदी की गारंटी पर न केवल भारत बल्कि विदेश में भी विश्वास है। और ये आयोजन था तिरुवनंतपुरम में शनिवार को। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फातिमा अंसी को श्रेष्ठ दिव्यांग बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार सालाना पुरस्कार है, यानी साल में एक बार दिया जाता है। वहाँ पर इन्होंने मोदी गवर्नमेंट की बड़ाई करी और उन्होंने बताया कि योजनाओं में कोई धांधली नहीं होती है और जो पब्लिक सेक्टर की कार्य हैं वो आसानी से हो जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, लोगों से अच्छे से बोला जाता है। विश्व में भारत की छवि मजबूत हुई है। अगर कोई छात्र या फिर कोई परेशानी विदेश में आती है तो मोदी हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो यूक्रेन संकट हो या फिर भूकंप का कोई क्षेत्र हो, उसमें मानवीय सहायता पहुंचाई जाती है। और विदेश में भी कोई समस्या आती है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो या यूक्रेन, मोदी हमेशा दूसरों के साथ यानी अपने देशवासियों के साथ खड़े रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि न्यायपालिका में तकनीक न्याय को लोकतांत्रिक बनाने वाला कदम, सीजेआई। देखिए, प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ न्यायपालिका में तकनीक का उपयोग न केवल आधुनिकीकरण से संबंधित है बल्कि न्याय तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम भी है। उन्होंने तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए वकीलों को प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। गुजरात के राजकोट में नए जिला न्यायालय भवन के उद्घाटन के समारोह पर वो ये बात बोल रहे थे। उन्होंने अदालत परिसर में नवीनतम ऑडियो वीडियो उपकरणों और अन्य प्रणालियों से सुसज्जित सम्मेलन कक्ष को लेकर संतोष व्यक्त किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दवा कंपनियों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के उत्पादन से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि अब देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को दवा बनाने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक का पालन करना होगा। दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि जो दवा बनाई गई है उससे मरीजों को किसी तरह का जोखिम ना हो। फार्मा कंपनियों को लाइसेंस के मापदंडों के अनुसार ही दवा बनानी होगी। दवाओं को पूरी तरह से टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में उतारना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन जारी की है, दवाओं को वापस लेने के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो खराब दवाएं होंगी उनको वापस लेने से पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सूचित करना होगा। साथ ही वापस लेने के कारण विस्तार से कारणों को बताना होगा। दवाओं में ऐसी क्या खराबी थी जो इसे वापस लेने की जरूरत पड़ी है। और अभी तक दवा को वापस लेने से पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जानकारी देने की व्यवस्था नहीं थी। दवा कंपनियों से कहा गया है कि वह अपनी कंपनी में एक फार्माकोविजिलेंस सिस्टम बनाए। यह एक ऐसी निगरानी प्रणाली होगी जो कंपनी की दवाओं की क्वालिटी पर नजर रखेगी। तो नियम थोड़े सख्त होंगे तो लोगों को इसका लाभ होगा। दवाओं की समय समय पर जांच की जाएगी, अगर वो फेल हो रही हैं तो उस पर निर्णायक कदम उठाया जाएगा और अगर वो वापस आती है मार्केट से तो भी अथॉरिटी को बताकर दवाओं को वापस लेना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी, अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं मार्केट में उपलब्ध की जाएगी। जैसा कि दिल्ली में भी एक केस आया था जिसमें कि नकली दवाओं का प्रसार यानी नकली दवाओं की आपूर्ति की जा रही थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अमित शाह नेशनल पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की करेंगे अध्यक्षता। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी कि पैक्स जन औषधि केंद्रों के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। कॉन्क्लेव का आयोजन सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आम जनता को गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवा उपलब्ध कराते हैं जिनकी कीमत खुले बाजार से 50 से 90% तक कम होती है। सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाता है जन औषधि केंद्र में। चलिए, इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले साल 350 एनसीसी कैडेट नौसेना में शामिल हुए हैं। नौसेना प्रमुख
देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शनिवार को बताया कि पिछले वर्ष लगभग 350 एनसीसी कैडेट अग्निवीरों के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीसी ने लगातार समर्पित और दृढ़ निश्चयी बहादुर तैयार किए हैं। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में समारोह के दौरान कैडेटों के एक समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिला कैडेट हैं अग्निवीरों के रूप में नौसेना में शामिल हुई हैं। इससे पहले नौसेना प्रमुख ने राष्ट्रीय कैडेट कोर आरडी कैंप के प्रतिभागियों की परेड देखी है, साथ ही फ्लैग एरिया का दौरा किया है और दिल्ली छावनी में कुछ कैडेटों के साथ बातचीत भी की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की परीक्षा का वर्ष है। इस वर्ष लगभग 75 देशों में चुनाव होने वाले हैं। उस पे लोकतंत्र की क्या अहमियत है, चुनाव की क्या अहमियत है, इस बारे में आर्टिकल लिखा गया है कि भारत में संसदीय अराजकता की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि मतदाता को ही कुछ करना होगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक शिवकांत शर्मा द्वारा। आर्टिकल में वो बताते हैं कि क्यूबा के स्वतंत्रता सेनानी कवि होजे मार्ती ने कहा था कि वोट से नाजुक कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि उस पर वोटर के हित ही नहीं, उसकी जिंदगी, मान सम्मान और भविष्य सब दांव पर लगा होता है। इस वर्ष दुनिया के आधे से अधिक लोग अपना भरोसा दांव पर लगाने जा रहे हैं। इस वर्ष 75 देशों में चुनाव होने हैं, आम चुनाव होने हैं, जिसमें अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, यूरोप, इंडोनेशिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, रूस और ईरान प्रमुख देश हैं। ब्रिटेन और कनाडा में भी इसी वर्ष चुनाव होने की संभावना है और इसमें विडंबना ये है कि चुनावी वर्ष लोकतंत्र के पर्व की जगह उसकी परीक्षा सिद्ध होता जा रहा है। यहाँ सबसे जो बड़ा कारण है वो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है, जहां नियमबद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो फिर से चुनावी दंगल में उतरने की प्रबल संभावना जता रहे हैं। उसमें जो चुनाव हार हुई थी वो स्वीकार नहीं कर पाए थे, वो लोगों को बगावत के लिए उन्होंने उकसाया था, अराजकता फैलाई थी, व्हाइट हाउस तक वो उनके जो समर्थक थे पहुंच गए थे। तो ये सब जो आधार हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की कानूनी कोशिश तो चल रही है, लेकिन संविधान में ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये अभी बता नहीं सकते हैं। वह 160 वर्ष पहले अमेरिकी गृह युद्ध में शामिल नेताओं पर पाबंदी लगाने के लिए बना था, जो अब डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया जा रहा है। हालांकि जो उनकी पार्टी है रिपब्लिक पार्टी, वो प्रबल दावेदार हैं। सबसे बड़ा संकट तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में गठित संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की देखरेख में चली आ रही नियमबद्ध व्यवस्था पर मंडरा रहा है खतरा, जिसे अब हर कोई चुनौती दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कार्यकारी अधिकारियों वाली एकमात्र संस्था सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के बावजूद रूस राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के मौलिक सिद्धांतों को ताक पर रखकर यूक्रेन को हड़पना चाहता है। परिषद का दूसरा स्थायी सदस्य अमेरिका गाजा में इजरायली हमलों से हो रही तबाही है उसको रोकने में जरूरी प्रयास नहीं कर पा रहा है। तीसरा जो स्थायी सदस्य चीन ताइवान की प्रभुसत्ता छीनकर उसे हड़पना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव पारित करती है पर उसके पास प्रस्तावों के क्रियान्वयन का अधिकार ही नहीं है, यानी कोई ना कोई वीटो पावर से उसे रोक देता है। विश्व में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली भयावह अराजकता फैलती जा रही है, यानी कि 3 लगभग युद्ध दिख रहे हैं। इसमें भी भयावह अराजकता सूचना और प्रसार क्षेत्र में फैली है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी एआई। डीप फेक जैसी तकनीक विकास ने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिका के पिछले चुनाव में आरोप लगे थे कि रूस, चीन जैसे देशों ने मिथ्या और भ्रम जो प्रचार है वो फैलाकर चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की, क्योंकि डीप फेक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हूबहू व्यक्ति को पेश किया जा सकता है, हूबहू आवाज़ प्रस्तुत की जा सकती है। तो उसमें हुआ क्या था कि चुनाव में आवाज़ को मैच कराकर भाषण देने की कोशिश की गई थी। भारत में चुनावी पराजय, अब भारत की बात करते हैं कि भारत में जो चुनावी पराजय है को स्वीकार न करने और सत्ता हस्तांतरण में अराजकता फैलने जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, परंतु चुनाव आयोग और ईवीएम की विश्वसनीयता पर जरूर सवाल उठाए जाते हैं।
एक ओर तो संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्तता छीनने के आरोप लगाए जाते हैं, पर दूसरी ओर जब संस्थाएं स्वायत्तता से काम करती हैं तो उन्हें करने नहीं दिया जाता है। तब या तो उनकी जगह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तलब किया जाता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। अदालतों में यही आप जजों के हर निर्देश पर हो हल्ला मचने लगे तो वो कैसे चलेगा। संसद तो अदालतों की भी अदालत है, देश का कानून बनाती है। क्या उसे स्वयं कायदे कानून पर नहीं चलना चाहिए? अपनी राय रखने और सवाल करने के कायदे कानून बने हुए हैं, पर उन पर चलते हुए कुछ करके दिखाएं तो संसदीयता कहलाती है। ब्रितानी संसद में अराजकता फैलाने वालों को सदन से निकाल दिया जाता है, तो क्या ब्रिटेन में लोकतंत्र नहीं है? भारत में संसदीय अराजकता की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि मतदाता को ही अब इसमें कुछ करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हास्य व्यंग है, इसको स्किप करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज से कि 11 फोकस सेक्टरों की मदद से बढ़ेगा निर्यात। इस न्यूज़ में बताया गया है कि 500 अरब डॉलर तक निर्यात ले जाने का लक्ष्य तय किया गया है इन सेक्टरों का वर्ष 2030 तक। चयनित सेक्टरों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन देने से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर निर्माण की पूरी चेन को घरेलू स्तर पर विकसित करना चाहती है सरकार। अब देखिए, सरकार ने जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग व निर्यात प्रोत्साहन के लिए 11 फोकस सेक्टरों का चयन किया है। इन सेक्टरों में निर्यात बढ़ाने की जो संभावना है, जिसे भारत दुनिया की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकेगा। अगर इन 11 सेक्टरों की बात करें तो देखिए वो 11 सेक्टर हैं: ऑटो कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद है मेडिकल डिवाइस, एरोस्पेस व रक्षा, लेदर एवं फुटवियर, टेक्सटाइल व स्पेस इसमें शामिल हैं। सरकार वर्ष 2030 तक इन 11 सेक्टरों को 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहती है। हाल ही में सरकार ने फुटवियर पर क्वालिटी कंट्रोल नियम भी लागू किया था, यानी कि उसके लिए भी मानक तय कर दिए गए थे। लगातार बिजली सेक्टर में यानी पंखों की गुणवत्ता, मेडिकल उपकरणों की गुणवत्ता, इन सब पर जो मानक तय किए जा रहे हैं वो आने वाले समय में परिवर्तनकारी होंगे। मेडिकल उपकरणों के मामले में भारत अपनी जरूरत का 60% से अधिक जो है वो आयात करता है। इसे खत्म कर इस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। केमिकल्स के लिए भारत अभी भी चीन से काफी हद तक आयात करता है, इसलिए इस पर भी फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। वर्ष 2024 के पहले सप्ताह में 4,773 करोड़ का विदेशी निवेश आया है। देखिए यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं, आंकड़े आप देख लीजिएगा। न्यूज़ में बता देता हूँ कि 2024 के जो पहला सप्ताह है उसमें भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि एफपीआई का भारतीय इक्विटी बाजारों में निवेश जारी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी डाटा के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में एफपीआई घरेलू इक्विटी बाजारों में 4,773 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश कर चुका है। अगर सप्ताह के 5 कारोबारी सत्रों की हम बात करें तो उसमें 4 में एफपीआई में निवेश किया गया है, वहीं एक सत्र के दौरान निकासी की गई है। इसी तरह पहले सप्ताह में एफपीआई डेटा बाजारों में 3,999 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया गया है। अब यहाँ पर जो पीयूष गोयल हैं, मंत्री जो हैं उपभोक्ता मामलों के, वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पाद हैं उन पर गुणवत्ता मानकों को लागू किया जाएगा, जिससे क्वालिटी में सुधार हो सके और लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल सकें। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। बांग्लादेश में आज आम चुनाव है, जिसमें कि वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो पार्टी है उसका चुनाव जीतना लगभग तय है और फिर से इनकी ही गवर्नमेंट बनेगी। रूस यूक्रेन युद्ध है जिसे स्किप करेंगे, पाकिस्तान की न्यूज़ स्किप करेंगे, फिर इजराइल और हमास युद्ध है। लोकतंत्र को नष्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये जो बाइडेन ने बोला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए हैं चुनाव लड़ने में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2024 के चुनाव अभियान की शुरुआत की है। 6 जनवरी कैपिटल हिस्से के 3 साल पूरा होने पर साधा है ये निशाना। और बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो चलिए ये आज का यानी 7 दिसंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।